आपको हम अब से थोड़ी ही देर बाद रामभद्राचार्य का ये पूरा इंटरव्यू भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनना जरूरी है कि मोहन भागवत ने ऐसा क्या कहा था जिससे रामभद्राचार्य सहमत ही नहीं है। धर्म हा समजावा लागतो, तो नीट नाही समजला तर त्या धर्माच्या अर्धवट ज्ञानाने अधर्म होतो। जगामध्ये धर्माच्या नावाखाली जितके अत्याचार झाले आहेत ते या चुकीच्या समजुतीमुळे झाले आहेत। आपने मोहन भागवत का बयान सुना, अब आप रामभद्राचार्य का वो पूरा इंटरव्यू देखिए जिनमें वो संघ प्रमुख पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टीवी9 भारतवर्ष पर। इस वक्त हमारे साथ जगत गुरु रामभद्राचार्य जी जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। जी, अनेक आशीर्वाद। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का एक बयान है, बल्कि उनके 2-3 ऐसे बयान हैं जिन पर काफी सुर्खियां बन रही हैं, जिन पर काफी वाद विवाद हो रहा है। क्योंकि आप जगत गुरु हैं, इसलिए मैं आपका उस पर मत जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि हमें यहाँ पर यह मैसेज देना चाहिए भारत को कि हम सब एक साथ मिलकर रह सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए कि हम हर मस्जिद के नीचे शिवाला ढूंढें। उनका एक बयान था। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि साफ उनका एक बयान है कि राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ऐसे मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। आपका इस पर क्या मानना है? उनके दोनों बयान अदूरदर्शी हैं, व्यक्तिगत हो सकते हैं और तुष्टीकरण की नीति से प्रभावित हो सकते हैं। हमको अपना अतीत तो चाहिए ही चाहिए ना। सह अस्तित्व का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म का पालन करे। वो अपने धर्म का पालन करें, हम अपने धर्म का पालन करें। हमने तो उनकी मस्जिदें कभी नहीं तोड़ी। जब उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े हैं तो हमें मंदिर चाहिए ही चाहिए। नहीं, लेकिन वो ये कहते हैं उस बयान में, मोहन भागवत हमारे अनुशासक नहीं हो सकते। क्या कह रहे हैं आप जगत गुरु जी? मैं फिर कह रहा हूँ, मोहन भागवत हम हिंदुओं के अनुशासक नहीं हो सकते। आचार्य उनका अनुशासक हो सकता है। उनका बयान तुष्टीकरण से, पूर्ण तुष्टीकरण से प्रभावित है। आप ये कह रहे हैं हिंदू धर्म के बारे में बहुत नहीं जानते। मोहन भागवत हिंदू धर्म के बारे में बहुत नहीं जानते, ये कह रहे रामभद्राचार्य जी। प्रत्येक व्यक्ति को, हाँ मैं कह रहा हूं, और मैं ये भी कह रहा हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के पालन का अधिकार है। जहां जहां हमारे मंदिर की यदि प्रामाणिकता हो रही है तो हमको अपना मंदिर चाहिए। उनकी मस्जिद पर हम अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं। उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, लेकिन उस बयान में उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि एक व्याख्यान दिया उन्होंने भारत विश्व गुरु विषय पर। उस आयोजन का नाम जो थीम थी वो था भारत विश्व गुरु। उसमें उन्होंने एक समावेशी समाज की वकालत की और कहा कि दुनिया को ये दिखाने की जरूरत है कि देश सद्भावना के साथ एक साथ रह सकता है। दूसरों के देवताओं का अपमान करना हमारी संस्कृति नहीं है। मुझे बोलने दिया जाए, मुझे बोले दे। लगता यह है कि मोहन भागवत जी एकता की व्याख्या ही नहीं समझते। एक होकर रहने का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने धर्म का स्वतंत्रता से पालन करे। प्रत्येक व्यक्ति अपने आराध्य की पूजा करे। वे अपनी नमाज पढ़ें, हम अपनी संध्या करें। वे अपने मस्जिद में नमाज पढ़ें, हम अपने मंदिर में भगवान की पूजा करें। ये अर्थ है। ये नहीं कि हमारे मंदिरों को तोड़ दिया जाए फिर भी हम क्षमा करते रहें। नहीं, तो वो ये कहते हैं कि हर एक दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है, इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? वो कौन होते हैं अनुमति देने वाले? हमको प्रत्येक हिंदू को, जैसे देखिए रामलला का अयोध्या मंदिर बन गया, वो हमारा अधिकार था। हम काशी विश्वनाथ भी चाहते हैं और कृष्ण जन्मभूमि भी चाहते हैं। संभल में हमारे मंदिरों का अवशेष मिला, हम चाहते हैं। हम उनके मस्जिद पर कुछ नहीं चाहते। अपना तो हमको चाहिए।
जैसे महाभारत में पांडवों ने और कुछ तो नहीं चाहा, पर उनका जो अधिकार था वो तो चाहा। अधिकार देखिए, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। नहीं, उनकी बातों का ये मतलब है कि फिर ये विवाद अंतहीन हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि जैसे संभल में हो रहा है, जैसे हमने इसके पहले ऐसा कुछ और कुछ जगहों नहीं। पर देखा, फिर ये विवाद जाकर रुकेंगे कहां? जहां तक हमारा अधिकार होगा, हमारे अधिकार मिल जाए, हम विवाद रुक जाएगा। आप देखें कितना अन्याय होता है, हिंदुओं पर कितने अत्याचार होते हैं। रामनवमी पर जब हमारी यात्रा निकलती है तो वे गोली मार देते हैं, रामलला बच्चों पर गोली चला देते हैं, हिंदुओं की बेटी बहनों की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। तब तो मोहन भागवत को कुछ नहीं ममता होती। ये तो केवल वो तुष्टीकरण से प्रभावित हैं बस। आप कह रहे हैं मोहन भागवत कुछ नहीं। तुष्टीकरण से प्रभावित हैं, और वो तो संघ हिंदू प्रमुख धर्म है, और को- संघ तो ये को कहता है कि हम फिर कह रहा जो हूं, पूरे विश्व के हिंदुओं की आवाज उठाते हैं। संघ को कुछ नहीं उठाते, केवल अपनी राजनीति की रोटी सेकते हैं। उनको जेठ की सुरक्षा चाहिए, आनंद करना चाहिए। वो हिंदू धर्म को क्या जानते हैं? जब संघ नहीं था तो क्या हिंदू धर्म नहीं था क्या? नहीं, लेकिन संघ की स्थापना करने वाले लोगों ने, जिसमें कुछ संत भी शामिल थे, जिसमें कुछ स्वयंसेवक भी शामिल थे, उनका जो मुख्य उद्देश्य था, उसमें से एक उद्देश्य तो ये भी था ना नहीं, गुरुजी। मित्र जो मैं कहने जा रहा हूं, भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, और छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम। मैं यही कह रहा हूं। आप तो बहुत बड़ी चेतावनी दे रहे हैं रामभद्राचार्य जी। और मैं जो कह रहा हूं शास्त्र सम्मत कह रहा हूं। जी, जब आप ये कहते हैं कि हम छेड़ेंगे नहीं और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, तो उसमें कौन कौन शामिल है? आप उसमें किसको किसको शामिल करते हैं हम में? जो भी हो, हम किसी को नहीं छेड़ना चाहते, छेड़ने पर किसी को छोड़ना नहीं चाहते। हम यही चाहते हैं। हम चाहते हैं सभी अपने अपने धर्म का पालन करें, अपने अपने देवी देवता का आराधना करें, अपने अपने पंथ के अनुसार चलें, कोई किसी को छेड़े नहीं। हमको तो उपदेश दिया जाता है क्षमा का, उनको कोई उपदेश नहीं देता। अब बांग्लादेश में कितना अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है, तब तो मोहन भागवत कुछ नहीं कह रहे हैं। कनाडा में क्या हुआ, तब तो कुछ नहीं कहा जा रहा है। चारों ओर पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है हिंदुओं पर, तब तो मोहन भागवत कुछ नहीं कहते। नहीं, उन्होंने एक चीज और कही रामभद्राचार्य जी। उन्होंने कहा कि हमारी बातें ही सही, दूसरे की बातें गलत, ये नहीं चलेगा। हैं? वो ये कह रहे हैं कि हमारी बातें ही सही, दूसरे की बात गलत, ऐसा नहीं चलेगा। सब कुछ चलेगा। वो कौन होते हैं हमको अनुशासन देने वाले? मैं यही कह रहा हूं, हमको अपना अधिकार चाहिए बस, उनका अधिकार नहीं चाहिए। नहीं तो रामभद्राचार्य जी, हिंदू धर्म संघ के के प्रमुख आचार्य को आप हमको अपना अधिकार दें। हम किस सबसे किस प्रेम दृष्टि से देखते हैं? संघ के प्रमुख के पद को आप कैसे देखते हैं? उनका क्या अधिकार है, उनकी क्या महत्व है, संघ उनका क्या के महत्व, प्रमुख, उनकी क्या संघ के- जिम्मेदारियां हैं? सुनिए, आप मेरे बात सुनिए। संघ के प्रमुख को मैं केवल एक संगठन का संचालक देखता हूं, हिंदू धर्म का आचार्य नहीं। वो नमस्ते सदा बत्सले मातृभूमि करते रहे, हिंदू धर्म के वो आचार्य नहीं हो सकते। लेकिन उनकी तो बड़ी भूमिका थी राम आंदोलन में भी, राम मंदिर आंदोलन में भी उनकी बड़ी भूमिका रही है इस देश में हिंदू धर्म को लेकर। आप नहीं मानते उसको? राम मंदिर आंदोलन में संघ की एक बड़ी भूमिका रही। नहीं रही, कोई भूमिका उनकी नहीं रही। मुझे बोलने दीजिए, कोई भूमिका उनकी नहीं थी। इतिहास साक्षी है। रामलला की जन्मभूमि में गवाहियां हमने दी, संघर्ष हमने किया। 1984 से संघर्ष हमने किया। संघ ने क्या किया? उसमें कोई भूमिका नहीं संघ की। मैं फिर कह रहा हूं, एक वो संगठन के संचालक हैं बस, वो हिंदू धर्म के संचालक नहीं है। हाँ,
अच्छा, उनका एक और बयान था ज्ञानवापी मस्जिद का, जब ये मामला चल रहा था, अभी भी कोर्ट में है, तब उन्होंने एक और बयान दिया था जिसको मैंने कोट किया। उन्होंने कहा कि हमें अयोध्या, काशी और मथुरा 3 चीजें चाहिए थी। अयोध्या हमें मिल गया है, काशी और मथुरा पे अभी हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हर मस्जिद के नीचे हमें शिवाला नहीं ढूंढना चाहिए। नहीं, जहाँ जहाँ मिले हम ढूंढ नहीं रहे हैं, हम शिवाला ढूंढ नहीं रहे हैं। जहाँ जहाँ प्रामाणिक रूप से हमें मिल रहा है वहाँ वहाँ हमें चाहिए, हम ढूंढेंगे नहीं, हम नई कल्पना नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन अब तो ये विवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रामभद्राचार्य जी, अजमेर की दरगाह पर एक हिंदू सेना नाम के संगठन ने वहां पर दावा कर दिया कि यहाँ पर शिव मंदिर है। संभल में कहा गया जामा मस्जिद में वहां ये श्री हरिहर मंदिर है। आप देखिए, उसके अलावा अब बदायूं की मस्जिद को लेकर और काशी में भी एक मंदिर मिल गया। लगातार मामले बढ़ नहीं रहे। आप मेरी बात सुनिए जी, बोलिए। आप मेरी बात सुनिए, 21वीं शताब्दी हिंदुओं की है, हिंदुओं की रहेगी। जहाँ जहाँ हमें मंदिर मिलेगा वहाँ वहाँ हम दावा करेंगे। हाँ, नई कल्पना हम नहीं करेंगे, नई कल्पना हम कभी नहीं करेंगे। और हमने तो देखे, हमने वृंदावन, सुनिए, हमने वृंदावन में रस खान को बिठाया, हमने अब्दुल रहीम खान खाना का सम्मान किया, हमने तो उनका कभी अपमान नहीं किया। हमारे मंदिरों को उन्होंने ही तोड़ा है, हमने तो कोई उनकी मस्जिद नहीं तोड़ी आज तक। नहीं, लेकिन इसी में फिर दूसरे कुछ राजनेता हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि ये देश हजारों सालों पुराना है, यहाँ पर आप जाहिर सी बात है कि जब इतने आगे हम आ गए हैं तो जमीन के नीचे कुछ ना कुछ होगा। कुछ लोग तो ये कहते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी नेताओं का घर खोद दोगे तो वहां भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा नीचे। क्या अखिलेश यादव कहते हैं कि देश इतना पुराना है कि आप इतना आगे हम बढ़ चुके हैं कि नीचे कुछ ना कुछ दबा हुआ है। आप बीजेपी नेताओं का घर खोद दोगे तो वहां भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अरे ये सब तो अखिलेश यादव के पास कोई बुद्धि नहीं है, इसमें बौखला गए हैं वो। कुछ भी कहें, हमें अपना अधिकार चाहिए बस। मोहन भागवत पर रामभद्राचार्य ने जो आरोप लगाए हैं उस पर भी जो रिएक्शंस आएंगे वो भी हम आगे आपको दिखाएंगे। एक बड़ी खबर की शुरुआत करने वाले हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा और उनके साथी चेतन सिंह गौर पर बड़ी कार्रवाई को लेकर आज खबर आई है। तो मनी लॉन्ड्रिंग को देखते हुए ईडी के एक्शन को लेकर यह सबसे बड़ी खबर आई है। मध्य प्रदेश के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा और उनके साथी चेतन सिंह गौर पर बड़ी कार्रवाई को लेकर, जहां आपको बता दें ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनके खिलाफ ECIR दर्ज किया है। लोकायुक्त की छापेमारी में उनके घर से करोड़ों रुपए नकद मिले। भोपाल के पास एक लावारिस कार से बरामद सोने के बिस्कुट की जांच हो रही है। आपको बता दें DRI को शक है कि यह सोना तस्करी का हो सकता है। शर्मा अभी अपने परिवार के साथ दुबई में है और उनके वापस आने पर हिरासत में भी लिया जा सकता है। तो भोपाल गोल्ड कैश कांड में जिस तरीके से अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की एंट्री हुई है उसी को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सौरभ और चेतन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज हुआ है और 52 किलो गोल्ड और 12.5 करोड़ कैश जिस तरीके से बरामद किया गया है, यानी 12 करोड़ से ज्यादा का जो कैश बरामद किया गया है उसको लेकर लगातार मामले की जांच हो रही है। छोटे और बड़े अलग-अलग गिने हैं, एक साथ गिने। अब ईडी की एंट्री को देखते हुए जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस पर हमारे सहयोगी शुभम ने लगातार नजर बनाए हुए है और क्या क्या अभी तक इस कैश कांड में कार्रवाई हुई है उसी को लेकर शुभम से भी करूंगी सवाल, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है शुभम, कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। आपसे इसको लेकर सवाल करूं उससे पहले क्विक अपडेट, क्योंकि क्या क्या कार्रवाई हुई है ये जानना जरूरी है। जिस तरीके से भोपाल गोल्ड कैश कांड में ईडी की एंट्री हुई है, आपको बता दें अभी तक 52 किलो गोल्ड कैश मामले में जांच का दायरा बढ़ता जा
जा रहा है। सौरभ शर्मा और चेतन सिंह गौर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस भी दर्ज हुआ है। आपको बता दें, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मामला दर्ज करते हुए जिस तरीके से जांच का दायरा बढ़ाया है, इसी को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। डीआरआई भी सोने के बिस्कुट के सोर्स तलाशने में जुट चुकी है। हालांकि लोकायुक्त की छापेमारी में घर से करोड़ों रुपए नकद मिले हैं और दुबई से लौटने के बाद सौरभ शर्मा से जिस तरीके से सवाल जवाब होंगे, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन शुभम, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सोर्स किस लिंक के तहत पता लग पाएगा कि कहां से बरामद हुआ, किस तरीके से ये कैश मिला, किस तरीके से सोना मिला, ये सब कुछ आया कहां से? यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल सुरभि, और इसी की जांच एजेंसीज कर रही है कि आखिरकार इतना सोना, इतना पैसा किसका। और सबसे बड़ा सवाल कि अगर एक कांस्टेबल, एक आरक्षक के पास इतना, तो बड़े नेताओं, मंत्रियों, अधिकारियों के पास कितना। और इसी की जांच पड़ताल अब 3 एजेंसियां कर रही है। सबसे पहले लोकायुक्त ने इस पर छापा मारा था, उसके बाद इनकम टैक्स विभाग आता है और अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। तो 3 एजेंसीज यहाँ पर अब जांच पड़ताल कर रही है और चौथी एजेंसी यानी सीबीआई इंक्वायरी की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है। 3-4 दिन बीत चुके हैं, मगर अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि इतना सारा पैसा किसका था। जो चेतन सिंह गौड़ है, उससे लगातार पूछताछ जारी है इनकम टैक्स विभाग की, और उसने सौरभ का नाम लिया है कि ये सारा की सारा पैसा सौरभ का है। सौरभ शर्मा के लिए वो काम करता है। सौरभ शर्मा, उसकी पत्नी विदेश में है, बताया जा रहा है कि वो दुबई में है। अब लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, इस पर भी एक बड़ा सवाल है। मगर एक डायरी ज़रूर मिली है इनकम टैक्स विभाग को, लोकायुक्त विभाग को, जिसे लेकर चर्चा चल रही है कि इसमें कई बड़े बड़े नाम हैं। जो हमें जानकारी मिली है सुरभि, उसमें तकरीबन 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का लेन देन करता था, और ये पूरे प्रदेश में लेन देन होता था। चूँकि जितने मध्य प्रदेश में जो नाके थे, चूँकि 1 जुलाई 2024 से इन नाकों को बंद कर दिया गया मोहन सरकार के द्वारा, मगर उससे पहले ये चलते थे। उसको लेकर नितिन गडकरी जी ने भी एक पत्र लिखा था कि ये जो नाकों पर वसूली, अवैध वसूली हो रही है, इसे बंद करना चाहिए। तो उसी में से 48 नाकों में से तकरीबन 24-25 नाकों की वो वसूली करता था। और अब इस वसूली का पैसा कहाँ कहाँ जाता था, कितने बड़े लोगों को जाता था, यही जांच का विषय है। यही जांच के दायरे के तहत देखना होगा कि आखिर कौन कौन इसके साथ जुड़ा हुआ है, कहां कहां तक ये पूरा नेक्सस फैला हुआ है। लेकिन इस बीच भोपाल कैश कांड से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें, क्योंकि चेतन के घर पर खड़ी कार का अब सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है और इसी कार से 52 किलो का सोना मिला और 10 करोड़ कैश भी बरामद हुआ। गुरदासपुर अटैक के अपराधियों के एनकाउंटर को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें, पीलीभीत से है, जहां एनकाउंटर में 3 अपराधी ढेर हुए हैं और यूपी पंजाब पुलिस का ये साझा ऑपरेशन, जहां 2 AK-47 राइफल के साथ साथ पिस्टल भी बरामद की गई। आपको बता दें, गुरदासपुर पुलिस चौकी पर ग्रेनेड फेंका गया था। हालांकि जिस तरीके से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आपको बता दें कि अब फिलहाल गुरदासपुर पुलिस चौकी पर ग्रेनेड फेंकने के बाद जिस तरीके से एक साझा ऑपरेशन चलाया गया, खबर है यूपी और पंजाब पुलिस का ये साझा ऑपरेशन, जिसमें एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। और आपको बता दें, 19 दिसंबर को गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर इन्हीं तीनों ने ग्रेनेड से हमले को अंजाम दिया था। इसको लेकर भी खुलासा हुआ है। इसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की और पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में तीनों को पीलीभीत में देखा गया, जहां पर मुठभेड़ के दौरान तीनों आतंकियों को ढेर भी कर दिया गया। आपको बता दें, इन्हीं आतंकियों से AK-47 के साथ साथ ग्लॉक पिस्टल जैसे हथियार भी बरामद किए गए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर है कि मुठभेड़ के बाद मौके से हथियार जिस तरीके से बरामद किए गए, उनकी तस्वीरें अब आपके सामने हैं। AK-47 राइफल, ग्लॉक पिस्टल, इसके अलावा वो बाइक भी मौके पर दिखाई दी, जिससे तीनों पीलीभीत में दाखिल हुए। चलिए सीधे इन्फॉर्मेशन वॉल का रुख करूंगी और इसी इन्फॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने होगी कि पीलीभीत में हुए एनकाउंटर को लेकर पंजाब डीजीपी और यूपी डीजीपी की तरफ से क्या क्या बताया गया है। क्योंकि अभी तक पंजाब डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि मारे गए आतंकी खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स मॉड्यूल के मेंबर थे। ये बहुत क्रूशल इन्फॉर्मेशन इस मामले के तहत सामने आई है। साथ ही आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल और 2 ग्लॉक पिस्टल भी बरामद की गई हैं। लेकिन मॉड्यूल के बारे में जिस तरीके से जानकारी है, मॉड्यूल को KZF का मुखिया रंजीत सिंह कंट्रोल करता था। और इस बीच प्रशांत कुमार, जो कि यूपी के डीजीपी हैं, उनकी तरफ से मामले को लेकर जानकारी साझा की गई है कि यूपी और पंजाब पुलिस खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स मॉड्यूल को नाकाम करने में
जिस तरीके से इस ऑपरेशन को साझा तौर पर चलाया गया, पाकिस्तान प्रायोजित टेरर मॉड्यूल खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के खिलाफ ये बड़ा एक्शन हुआ है। और इंपॉर्टेंट ये कि KZF के नेटवर्क से जुड़े बाकी आतंकियों को लेकर भी जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब पंजाब और यूपी DGP का बयान भी सुनिए, क्या कहा उन्होंने। A resident of the area of police station Kalanor, and they were involved in a grenade attack on the police post Bakshiwala in the same police station. The preliminary investigations have led that this module was controlled by Ranjit Singh Neeta, the chief of KZF, who is Pakistan based. वह सुबह तड़के जैसे ही रियल टाइम इंफॉर्मेशन पंजाब पुलिस के साथ मिली थी, कितनी त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए SP अस्तर के जो जिला पुलिस अधीक्षक ने स्वयं एक स्विफ्ट एक्शन करते हुए पंजाब से वांछित खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 3 लोगों को न्यूट्रलाइज किया। पुलिस की बात आपने सुनी है, किस तरीके से ये साझा ऑपरेशन चलाया गया ये आपने सुना, लेकिन एक और बड़ा सवाल, हालांकि मैं बता दूं आपको कि मेरे सहयोगी मोहित मल्होत्रा इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं और उनसे इसको लेकर सवाल करूंगी कि आखिर इनका पूरा प्लान क्या था। पीलीभीत में इनकी मूवमेंट को लेकर जो इनपुट मिला था और जिस तरीके से ये साझा ऑपरेशन चलाया गया, पुनीत इनका प्लान क्या था, इसको लेकर अभी तक क्या खुलासा हुआ है, इस बारे में करूंगी सवाल। उससे पहले एनकाउंटर में ढेर आतंकी को लेकर जो बड़ा खुलासा हुआ कि 8 दिन पहले आतंकी जसप्रीत घर से निकला था, ट्रक ड्राइवरी का ये काम करता था और पंजाब के गुरदासपुर का ही रहने वाला बताया जा रहा है। जसप्रीत आखिर किसके कहने पर ऑपरेशन चला रहा था, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसी को देखते हुए जांच का दायरा जिस तरीके से बढ़ रहा है, मोटिव क्या था, प्लान क्या था, क्या इसको लेकर भी मोहित कोई जानकारी अभी तक सामने आई है? देखिए, ये एक नया टेरर मॉड्यूल था जो कि खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के द्वारा खड़ा किया गया था। विदेश में बैठकर लगातार जो खालिस्तान समर्थक आतंकी हैं वो युवाओं को बरगला रहे हैं, युवाओं को खालिस्तान मूवमेंट के नाम पर पैसा भेजा जाता है, उन्हें इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए प्रेरित किया जाता है। और पिछले अगर हम 1.5 से 2 महीने की बात करें तो पंजाब में 8 पुलिस थानों और पुलिस चौकियों पर हैंड ग्रेनेड या फिर विस्फोटक के साथ हमले किए जा चुके हैं। तो ये एक टेरर मॉड्यूल था जो कि गुरदासपुर में तैयार किया गया था लोकल लेवल पर, और इन युवाओं को कहा गया था कि इन्होंने पुलिस चौकियों को टारगेट करना है। 18 दिसंबर को इन्होंने बख्शीवाला पुलिस चौकी जो कि गुरदासपुर में है उसको टारगेट किया था, हैंड ग्रेनेड फेंका था। हालांकि इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद से पुलिस को इन 3 लोगों के शामिल होने को लेकर पुख्ता जानकारियां मिली थी और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर पुलिस इनका पीछा कर रही थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में छुपे होने की जानकारी पंजाब पुलिस को मिली और उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को संपर्क किया गया और मिलकर ये ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया। इन तीनों के पास से AK-47 राइफल और बड़ी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुए हैं। तो पुलिस को आशंका है कि इनका निशाने पर और भी कोई जगह हो सकती हैं और ये भी मुमकिन है कि ये लोग टारगेट किलिंग करके पंजाब का माहौल बिगाड़ने का प्रयास ना कर रहे हों। हालांकि अब ये तीनों ही आतंकी ढेर हो चुके हैं, लेकिन इन लोगों की मदद जो लोग कर रहे थे, जो लोकल इनको सपोर्ट मिल रहा था, उसके बारे में पता लगाने का पंजाब पुलिस प्रयास कर रही है। नजर बनाए रखे मामले की जांच पर, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए मोहित आपका। एक और बड़ी खबर है और ये खबर लखनऊ से है, जहां बैंक चोरी करने वाले अपराधियों से पुलिस के एनकाउंटर को लेकर खबर आई है। एक घायल बदमाश पकड़ा गया, 2 फरार हो गए। बीती रात चोरों ने लखनऊ में एक बैंक में सेंधमारी कर 30 लॉकर पर जिस तरीके से हाथ साफ किया, उसी को देखते हुए पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया और एक्शन लिया। अब बैंक चोरी करने वाले बदमाशों से मुठभेड़ को लेकर खबर सामने आई, जहां आपको बता दें कि 2 भागने में कामयाब रहे जबकि एक बदमाश घायल बताया जा रहा है। तो तस्वीरें एक साथ अब आपके सामने होंगी, जहां पहली तस्वीर आज की, और आपको यह भी बता दें कि जब पुलिस बैंक में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों का एनकाउंटर कर रही थी, उसी दौरान की भी ये तस्वीर सामने आई है। हालांकि 2 तस्वीरें एक साथ आपके सामने इसलिए क्योंकि ये दूसरी तस्वीर जरा देखिए गौर से, उस बैंक की है जहां पर बदमाशों ने दीवार तोड़कर लाखों की चोरी को अंजाम दिया और पुलिस ने जिस तरीके से एक्शन लिया, वहीं आज सुबह चिन्हट इलाके में बदमाशों के साथ मुठभेड़ को लेकर ही ये बड़ी खबर सामने आई। हालांकि इस दौरान फायरिंग में एक बदमाश के पैर पर गोली लगने की वजह से वो घायल हो गया और उसके पास से 315 बोर का कट्टा तक बरामद किया गया है। 2 बदमाश फरार होने में भी कामयाब रहे हैं, लेकिन आरोपी की गिरफ्तार कर हॉस्पिटल में अब जिस तरीके से एडमिट कराया गया है, जाहिर सी बात है उसके साथ सवाल जवाब करते हुए ही जांच का दायरा बढ़ता रहेगा। लेकिन इस बीच बदमाशों से एनकाउंटर के बाद यूपी के, आपको बता दें,
पूर्वी लखनऊ के पुलिस उपायुक्त शशांक सिंह की तरफ से क्या जानकारी साझा की गई, सुनिए। कल की हुई घटना के कारण पुलिस द्वारा रेगुलर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी पे क्रम में एक मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि 2 संदिग्ध गाड़ियां यहां से निकल रही हैं जो कल की घटना से कनेक्टेड हो सकती हैं। इस सूचना का संज्ञान लेकर क्राइम टीम पूर्वी और थाना चिन्हट की पुलिस मौके पर पहुंची और चेकिंग अभियान उस एरिया में शुरू कराया गया। जब वो गाड़ियां वहां से पास हो रही थी तो पुलिस द्वारा उनको रोक के उनसे पूछताछ करने का प्रयास किया गया। इसमें से एक गाड़ी से एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पर फायर कर दिया गया और जंगल खेतों की तरफ भागने का प्रयास किया गया। वह बाकी साथी गाड़ी बढ़ा के वहाँ से भाग गए। अब पुलिस द्वारा बचाव में सिखलाए हुए तरीके से जवाबी फायर किया गया, जिसमें उस व्यक्ति के पैर पे गोली लगी है। उसकी पहचान अरविंद कुमार के नाम से हुई है, निवासी सीताकुंडी, जनपद मुंगेर, बिहार का है, रहने वाला है। इसके पास से कल की घटना से कनेक्टेड कुछ सामान प्राप्त हुआ है। पुलिस द्वारा व्यापक चेकिंग अभियान पूरे जनपद स्तर पर अभी कराया जा रहा है कि जो भी और संदिग्ध लोग साथ इनके हैं उन पर भी जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी या कार्रवाई की जा सके उन पर। बैंक में हुई सबसे बड़ी चोरी को जिस तरीके से अंजाम दिया गया है, फिल्मी स्टाइल में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, बगल में खाली प्लॉट से दीवार को खोदा गया और दीवार खोदकर बैंक के अंदर ये घुसने में कामयाब रहे और बैंक के लॉकर रूम को एक कटर से काट दिया। हालांकि 30 लॉकर से सारा सामान जिस तरीके से निकालने में कामयाब रहे, जेवर, यहां तक कि कीमती पेपर लेकर ये फरार हो चुके हैं। चोरी के दौरान कोई अलार्म तक नहीं बजा और वारदात के वक्त गार्ड भी मौजूद नहीं था। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जांच का दायरा बढ़ रहा है। आज सुबह हुए इस मुठभेड़ के बारे में पुलिस ने जो जानकारी दी वो हमने आपको सुनाई, लेकिन जिनके खाते इस बैंक में हैं उनकी तरफ से फिलहाल क्या कहा जा रहा है, सुनिए। यहाँ पर आपका अकाउंट है मदर के नाम से। कब इस बात की जानकारी लगी आपको? हमको ये दोपहर में पता चला जब पुलिस यहाँ आई है। उसके बाद बैंक से कितनी दूरी पर आपका? ये बगल में घर है। अच्छा, जब ये घटना हुई तब क्या कुछ अलार्म बजा था, नहीं बजा था? कुछ आप सो रहे थे, कुछ पता ही नहीं चला हमें। अच्छा, पुलिस यहाँ पे गश्त करती है? नहीं, पुलिस कोई गश्त नहीं करती यहाँ। जो घटना हुई है तब क्या कुछ जानकारी लगी आपको? आसो इस पड़ोस से जानकारी हुई मुझे, ये 30 लाख टूट गए। अब उसमें क्या किसका गया है पता नहीं। बैंक की तो पूरी लापरवाही है, इसमें ना कोई स्टाफ है, ना कुछ है, ना कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त है। अभी भी देखिए एटीएम खुला है, कोई सिक्योरिटी नहीं इसके अंदर। कुछ दिन बाद एटीएम भी टूटेगा, तब वही दिक्कतें हो जाएंगी। अच्छा, जब घटना हुई तब कोई अलार्म कुछ नहीं, कुछ नहीं बजा। इनके बाद अलार्म भी नहीं होगा। लोगों की जमा पूंजी लेकर चोर फरार हो गए। यही वजह है कि सनसनीखेज चोरी जिस तरीके से सवाल खड़े कर रही है उसको लेकर एक जानकारी आपके सामने, क्योंकि चोरी के दौरान बैंक में अलार्म क्यों नहीं बजा, ये सवाल वो लोग भी उठा रहे हैं जिनके खाते इस बैंक में थे। चोरी के वक्त सिक्योरिटी गार्ड वहां पर क्यों नहीं था? बैंक के पास रात में पेट्रोलिंग के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे? चोर घंटों दीवार तोड़ते रहे, किसी को भनक तक नहीं लगी, किसी को कुछ भी पता नहीं चला। को दिखाते हैं जहां महाराष्ट्र के परभणी पहुंचे राहुल गांधी की ये तस्वीर सामने आ रही है। राहुल गांधी परभणी के दौरे पर हैं, जहां देखिए राहुल गांधी ने परभणी हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की है और ये अब से कुछ ही मिनट पहले की, यहां तक की सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। परभणी हिंसा के पीड़ितों से राहुल गांधी मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। तो राहुल गांधी की फिलहाल आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। महाराष्ट्र में राहुल गांधी इस वक्त परभणी पहुंचे हैं, जहां पर उनकी मुलाकात पीड़ित परिवार के साथ हो रही है। हालांकि इस पूरे मामले को देखते हुए राहुल गांधी का ये कार्यक्रम तय था, जहां उन्होंने परभणी में आज हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की बात कही थी। और एक चौंकाने वाली खबर अब आपके सामने, जहां बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी के नाम पर फर्जीवाड़े को लेकर एक खबर आई है। मेहतारी वंदन योजना में सनी लियोनी का नाम, छत्तीसगढ़ में हर महीने 1000 रुपए मिल रहे हैं और लिस्ट में सनी के पिता का नाम जॉनी सिंस लिखा गया है। गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस ने सरकार का घेरा है। अब ये मेहतारी वंदन योजना में सनी लियोनी का जिस तरीके से नाम सामने आया है, पूरा मामला है क्या, पहले ये जान लीजिए। मेहतारी वंदन योजना का पैसा एक्ट्रेस सनी लियोनी के अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है और छत्तीसगढ़ सरकार की योजना की राशि हर महीने खाते में ट्रांसफर हो रही है। मामला सामने आने के बाद अब अकाउंट को भी होल्ड किया गया है। आपको बता दें, अब इसको लेकर कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि बिना केवाईसी के कैसे खाते में पैसे ट्रांसफर हुए और जिस खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ क्या वो भी फर्जी था। इसी को लेकर मामले की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब पूरा मामला सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को कैसे आड़े हाथों लिया। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं।
75 लाख में 50 लाख से अधिक मामलों में गड़बड़ी है। कहीं तो मृत लोगों के नाम से पैसा लिया जा रहा है, कहीं तो ऐसे है कि गांव छोड़कर चले गए उनके नाम से पैसा लिया जा रहा है, कहीं तो अभी जो बोल रहे हैं आप सन्नी लियोन जैसे केसों पे पैसा लिया जा रहा है। तो इस तरह के पूरे महतारी बंधन की योजना ही गड़बड़ी है। इस तरह के मामलों में भारतीय जनता पार्टी के नेता इन्वॉल्व हैं, इस पे जांच होनी चाहिए।